वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बहुत ही सिंपल चैप्टर और सभी बच्चे वाकिफ है। डेली चाय पीते हो? कुछ बच्चे नहीं पीते हैं, कुछ पीते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चाय यानी कि टी। चाय के बारे में एक छोटी सी कहावत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम काल में दूध था प्यारे, कृष्ण काल में घी, आज काल में चाय है प्यारे, फूंक मार के पी। तो ये जो है चाय को जब हम पीते हैं गर्म होती है तो फूंक मार मार के पीते हैं ना। तो उसी हिसाब से आज हम बात करते हैं चाय। आप लोग डेली पीते होंगे, ठीक है, और अलग अलग क्वालिटी की चाय आप लोगों ने देखी होगी। किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो इस हिसाब से बात करते हैं कि जो चाय हमारी है वो एक प्लांट यानी कि एक बुशिस टाइप का है, एक झाड़ी नुमा पौधा है, ठीक है, एक झाड़ी है। और इसकी यदि हम हाइट की बात करें तो वो कहीं कहीं 1 मीटर 2 मीटर इतनी हाइट इसकी हो सकती है। और टाइम टू टाइम उसकी कटाई की जाती है। अगर उसकी कटाई ना किया जाए तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि जो चाय है उसके लिए किस प्रकार की हमें भौगोलिक कंडीशन चाहिए। बिफोर वी डिस्कस द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द टी, मैं आपको बता दूं कि चाय का जो मूल जो स्थान है, ठीक है, नेटिव जो प्लेस इसको बोलते हैं वो है चाइना। चाइना से इसका जो ओरिजिन हुआ और बाद में फिर धीरे धीरे ये साउथ ईस्ट एशिया और अदर कंट्रीज के अंदर ये फैल गया। तो यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। आप यदि चाय का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया के अंदर तो आप पाएंगे कि चाय जो है ज्यादातर या तो साउथ इंडिया के अंदर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाई जाती है, जहां पर हैवी टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल थ्रू आउट ईयर रिसीव होता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर जो चाय का पौधा है वो अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर ज्यादा के साथ में ये नहीं है कि डायरेक्ट सन रेज उसके लिए हार्मफुल है। आप कभी टी गार्डन के अंदर विजिट करो तो आप पाओगे कि टी गार्डन में जो होते हैं, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बुशेज होती है, इनके बीच में बड़े बड़े जो है आपको पेड़ मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से झाड़ियां मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको इस तरह बड़े। इनका काम क्या है कि ये डायरेक्ट सन रेज को जो प्लांट्स है, जो टी का प्लांट्स है उसके ऊपर जो है गिरने से रोकते हैं। सीधी जो सनलाइट है, डायरेक्ट जो सन रेज है उस प्लांट के लिए यानी कि टी प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इससे क्या होगा कि यदि डायरेक्ट सन रेज इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो खराब हो सकती है। इसलिए चाय का प्रोडक्शन लेने के लिए हमें उनके बीच बीच में जो है एक पेड़ों की कतार हम इसमें लगा देते हैं ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट को थोड़ा सा रोक सके और जितनी रिक्वायरमेंट इनके लिए होती है उसी हिसाब से उनमें टेम्परेचर इनको रिसीव हो सके। तो टेम्परेचर हाई चाहिए इसके लिए। रेनफॉल की बात करें तो ये लगभग आप ये मान के चलो कि 200 सेंटीमीटर एनुअली जो रेनफॉल है उनके लिए जरूरत होती है। और रेनफॉल भी थोड़ी थोड़ी पूरे साल होती रहनी चाहिए। आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर विजिट करोगे तो आप पाओगे कि वहां पर जो है चाय के जो गार्डन है, चाय के जो बागान है, वहां पर आपको रेनफॉल होती हुई मिलेगी। 2 दिन हो गई, उसके बाद में फिर रेनफॉल शुरू हो गई, फिर हो गई, तो पूरे साल जो है थोड़ी मात्रा में सही लेकिन रेनफॉल होती है। इससे क्या होता है कि इससे इनको जो मॉइस्चर है, उनकी जो लीव्स है उनको मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी उनको मिलती है और उससे उनकी जो पत्तियां हैं उसी अकॉर्डिंग जो है साइज उसका बड़ा हो जाता है, ठीक है, नई पत्तियां जो आती है। तो इस प्रकार से जो न्यू लीव्स है उसके लिए भी और जो पहनने वाले जो पत्ते हैं उनके लिए भी जो है जो बौछार के रूप में या कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल जो है उनके लिए जरूरी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल की बात करें तो इनके लिए जो मिट्टी है
वो भी उसमें फास्फोरस या चूने की जो मात्रा अधिक होनी चाहिए। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो एल्यूवियल सॉइल है इसके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो मिट्टी है या जो चाय है यानी कि जो क्रॉप्स है उसके लिए हमें जिसके अंदर फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक हो उस प्रकार की मिट्टी इसके अंदर हमें चाहिए। तो ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया के अंदर या माउंटेनियस एरिया के अंदर यानी कि जहाँ पर स्लोप्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है और वहाँ पर इस प्रकार के जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है। चाहे हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो भी वो इस प्रकार की मिट्टी के अंदर होती है। लैंड की बात करें तो इसके लिए फ्लैट लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए जो धरातल चाहिए वो थोड़ा सा इस तरह से जेंटल स्लोप चाहिए इसके अंदर, ठीक है, जेंटल स्लोप इसमें चाहिए। इसके साथ साथ में एक चीज और क्या है कि यहाँ जब मान लीजिए जो प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं इस प्रकार से, तो एक जो हेक्टेयर होता है उसके अंदर लगभग 7,500 से लेकर 10,000 तक जो है प्लांट्स या जो झाड़ियां लगाई जाती है। इसके बीच में बड़ी बड़ी जो है ड्रेन बनाई जाती है, खाइयां जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल आती है तो हैवी रेनफॉल के दौरान जो पानी है इनकी जड़ों के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो उस ड्रेन के अंदर आकर फिर जो है किसी रिवर्स के अंदर या स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो हो जाता है, चला जाता है। यदि पानी यहाँ पर खड़ा रहता है तो क्या होगा, इसकी जड़ें हैं जो स्पॉइल्ड हो जाएगी, गल जाएगी और उससे प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा या प्लांट की जो ग्रोथ है उसकी जो वृद्धि है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर जैसे पानी गिरेगा तो वो धीरे धीरे क्या है, या तो इसके अंदर इधर में आ जाएगा, इधर से इस साइड में आ जाएगा और फिर वो ड्रेन से होता हुआ कहीं बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब है इसके लिए थोड़ी सी स्लोपी या ढलान वाली भूमि की जरूरत होती है, न कि बिल्कुल फ्लैट। ढलान होगी तभी क्या है पानी गिरेगा, और गिरेगा तो वो धीरे धीरे क्या है ढलान के अकॉर्डिंग नीचे चला जाएगा। उसके बाद में लेबर की बात करें हम तो इसके लिए बहुत ही कुशल लेबर की जरूरत होती है, सस्ते और कुशल, ठीक है, स्किल्ड लेबर की। क्योंकि सबसे पहले लेबर में भी इसमें दो तरह की लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करें तो स्किल्ड लेबर के लिए बात करें यानी जिसको कुशल श्रमिक बोलते हैं, शुरू के अंदर जब एक हेक्टेयर या इसका एक जो है प्लांटेशन की जाती है उस टाइम जो एक स्किल्ड लेबर है उसको ही पता होता है कि कितनी दूरी के ऊपर पौधा लगना है। लगभग दो पौधों के बीच में 1 या 2 मीटर की दूरी रखी जाती है ताकि बाद में जब पौधा ग्रो करे तो वो उस एरिया को कवर करेगा और वो आसानी से क्या है उसकी वृद्धि हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। तो इसलिए, और दूसरी बात जब उसके अंदर चाहे स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड देना है या कुछ और है तो उस टाइम भी इसकी जरूरत पड़ती है लेबर की। साथ साथ में जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं, उसकी झाड़ियां बड़ी हो जाती है और उसकी जो पत्तियां होती है उनको चुनने का काम है, टीयरिंग ऑफ करने का काम है, उस टाइम भी जो है एक स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो एक जो कुशल श्रमिक है वो पर डे लगभग 50 किलोग्राम जो है टी की पत्तियां तोड़ सकता है। तो इस हिसाब से इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स को लगाना है, उसके बाद में पत्तियों को तोड़ना है, इस प्रकार के काम के लिए जो है लेबर की जरूरत पड़ती है। एक बार यदि पौधा लग जाता है टी का, ठीक है, तो ये 2 या 3 साल के बाद उसकी पत्तियां शुरू हो जाती है और लगभग 50 से लेकर 80 ईयर तक ये जो है क्रॉप देता है। एक बार चाय का पौधा लग जाने के बाद वो 2-3 साल तक वो प्रोडक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो ग्रोथ करेगा धीरे धीरे। 3 या 4 साल के बाद में उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, पत्तियां उसकी तोड़नी शुरू हो जाती है और तब से लेकर वो नेक्स्ट 50 to 80 ईयर जो है प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल, लैंड और लेबर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक जो चाय का जो गार्डन है, बागान है, लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की या किस प्रोसेस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर होती है बुआई। यदि हम बात करें बुआई की इनके अंदर, तो इसके अंदर 2 तरीके की बुआई होती है चाय के अंदर, ठीक है। एक तो
ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं, जैसे राइस से पहले जो पौध तैयार की जाती है और वो दूसरे खेतों के अंदर प्लांट किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो है प्लांट्स पहले तैयार कर लिए जाते हैं और उनको जो पहले से जो तैयार खेत है, ठीक है, उसके अंदर जो है उचित दूरी के ऊपर एक प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उन जो चाय के जो पौधे हैं उनको रोप दिया जाता है। या दूसरी जो है कलम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जैसे कि हम फूल फ्लावर वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो कलमें होती है ना, तो कलम को काट कर जो है हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी जो इसकी बुआई होती है। तो दूसरी जो इसके अंदर प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं, कटाई और छंटाई, वीडिंग जिसको हम बोलते हैं। जब एक पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी चाहे साथ साथ में कटाई की जाती है। यदि कटाई ना करें तो उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होने के बाद में उसमें से हमें पत्तियां तोड़ने में, टीयरिंग ऑफ करने के अंदर ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, या मतलब वो हमारे लिए मुश्किल काम होगा। इसलिए टाइम टू टाइम उसकी कटाई की जाती है ताकि नई पत्तियां आ सके और उसकी ग्रोथ भी ज्यादा ना हो और पत्तियों को तोड़ने में भी आसानी रहे। उसके बाद में हार्वेस्टिंग यानी कि उपज प्राप्त करना। उपज प्राप्त करने में क्या होता है कि पत्तियों को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो लेबर है, मेल फीमेल मिलकर जो है खेत के अंदर जाते हैं और पत्तियों को तोड़ते हैं। तोड़कर उनके पास में पीछे की साइड में कटोरी और टोकरा होता है, ठीक है, उसके अंदर वो डालते रहते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उसका प्रोडक्शन वो लेना शुरू कर देते हैं, हार्वेस्टिंग उसको करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में आती है इसकी प्रोसेसिंग। चाय की जो प्रोसेसिंग है उसमें काफी सारी प्रोसेस होती है, क्योंकि पत्तियों को तोड़ने के बाद में उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, फिर क्रशिंग किया जाता है। क्रशिंग करने से उसके अंदर जो उसके जो जड़ें या पत्तियों के अंदर जो पोंपले होती हैं, ठीक है, बड्स होते हैं, उनसे फिर जो है वो फ्लेवर्स निकलता है और फ्लेवर पे ही डिपेंड करता है चाय की क्वालिटी की, किस प्रकार की चाय की क्वालिटी है। तो पहले ये जो प्रोसेस है वो मतलब मैनुअल तरीके से हाथ से किया जाता था। पत्तियों को तोड़ा जाता था, फिर सुखाया जाता था, फिर बड़ी बड़ी ट्रे के अंदर उसको रखा जाता था। उसके बाद में फिर उसको 75 से लेकर 80 डिग्री टेम्परेचर में से गुजारा जाता था। इस प्रोसेसिंग जैसे कि बिस्किट निकालते हैं ना, बेक करते हैं, उसी हिसाब से फिर उन पत्तियों का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है और फिर उनकी छंटाई की जाती है। ठीक है, उनको मतलब प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, बड़ी पत्तियों वाली, छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से अलग अलग वेराइटीज की जो है टी तैयार होती है। तो अब ये सारा का सारा जो काम है वो एक CTC मशीन जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्रशिंग, चियरिंग एंड कर्लिंग, ये जो मशीन आती है उसके द्वारा जो है चाय की सारी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर जो चाय तैयार हो जाती है तो उसको वो सेल के लिए रेडी हो जाती है। और मैक्सिमम जो चाय है हमारी इंडिया की वो ब्रिटेन, जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो है कंज्यूमर है, मेंबर है, ठीक है, वहां पर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो बढ़िया क्वालिटी की जो चाय होती है उसकी कीमत भी अच्छी होती है। ठीक है, हम जो चाय यहाँ पर लेते हैं वो लो क्वालिटी की चाय मानी जाती है। जो बेस्ट क्वालिटी की चाय है वो फॉरेन के अंदर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दी जाती है और भारत के अंदर जो मैक्सिमम चाय का जो प्रोडक्शन है वो असम और वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है। तो ये था इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस और उसमें उसकी प्रोसेसिंग भी, कैसे प्लांट तैयार किए जाते हैं, कैसे लगाया जाता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं उसके अंदर प्रोडक्शन का कि भारत के अंदर कौन कौन सी जो स्टेट्स है, कौन कौन सी जो राज्य हैं, कितना कितना वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया का चाय कितनी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भारत के अंदर सिर्फ 3 या 4 ही राज्य हैं। देयर आर ओनली 3 and 4 states which produce the tea, maximum tea of the India. The first number, that is Assam, 51.4%. It means the 51% of the tea is producing in the Assam. तो आसाम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पर आप आसाम के अंदर जब कभी जाओ तो शिव सागर, जोरहाट, नाजीरा, लखीमपुर, तेजपुर, these are the some district of the Assam which produce the maximum tea. ठीक है, तेजपुर के अंदर, आसाम के अंदर जब मैं केवी में था तो मैं एरिया के अंदर घुमा हुआ हूँ, तेजपुर के अंदर, आसाम के अंदर, लखीमपुर के अंदर, ठीक है, जोरहाट के अंदर। जोरहाट एक सिटी है जो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता था, नियर अबाउट 60 किलोमीटर। तो यहाँ से
इधर में नागालैंड के अंदर भी काफी टी के गार्डन है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी बारिश अच्छी होती है। लगभग फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यूअस रेनफॉल होती है अभी, ठीक है, दिन में 4 या 5 टाइम्स, नाइट में भी 4 या 5 टाइम्स। तो आप कभी भी जाओ उस मौसम के अंदर तो आप सिर्फ पाओगे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी एंड दिस 3 and 4 मंथ उस टाइम रेनफॉल नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं होती है। उसके बाद में रेस्ट ऑफ एरिया है फ्रॉम फरवरी टू सितंबर अक्टूबर देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रुक के जिस प्रकार से टी के लिए जरूरत होती है उसी हिसाब से वहाँ पर जो है बारिश रेनफॉल होती रहती है, और पूरा का पूरा पानी स्लोप्स के अकॉर्डिंग जो ढलकर नीचे किसी रिवर के अंदर या ड्रेन में मिक्सअप हो जाता है। तो आसाम प्रोड्यूसिंग 51.4% टोटल इंडिया की जो है, चाहे वो परसेंटेज की बात करें इतना जो है परसेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर कूच बिहार है, दार्जिलिंग है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, और जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चाय की जो है प्रोडक्शन अच्छा किया जाता है। और दार्जिलिंग की चाय तो वैसे भी फेमस है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि दार्जिलिंग की जो चाय है बहुत फेमस है। तो वेस्ट बंगाल 22.2% जो है इंडिया की चाय प्रोड्यूस करता है। तो टोटल यदि इनको मिला दिया जाए तो ये मोर देन 73% जो है पूरे इंडिया की, ये 2 ही स्टेट मिलकर चाय को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर यदि साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पर अन्नामलाई, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफ़ी सूटेबल है चाय को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होती है, हैवी टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और चाय जो है लगभग आप पहाड़ी एरिया की बात करते हैं तो ये लगभग 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक की जो हाइट है वहाँ पर चाय को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस हिसाब से तमिलनाडु है वो 15.9% और केरला जो है 8.4% जो है इंडिया की चाय प्रोड्यूस करता है। तो ये 4 स्टेट यदि मान ले हम इंडिया के, दिस 4 स्टेट आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये 98% इंडिया की चाय प्रोड्यूस करते हैं अभी, ठीक है, 98%। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है जिसमें यहाँ रांची के पठार में या इधर में कांगड़ा वैली की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, देहरादून के अंदर, तो इन एरिया के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर चाय जो है प्रोड्यूस की जाती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ चाहे आप इसमें अरुणाचल प्रदेश में बात करो, नागालैंड में बात करो, मणिपुर में बात करो, इन एरिया के अंदर भी चाय का प्रोडक्शन होता है। तो ये तथा भारत के अंदर जो चाय का प्रोडक्शन, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन और कौन कौन से स्टेट है जो भारत के अंदर चाय को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।